गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भारत का नगरीकरण देखेंगे। और इस चैप्टर को हम हर टॉपिक को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। द टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन, नगरीकरण का इंट्रोडक्शन। भारत में नगरीय स्थानों का विकास किस काल से हो रहा है? प्राचीन काल से। भारत में नगरीय केंद्र तथा नगरीय कब से देखने को मिलता है? लगभग 3000 ईसा पूर्व से। भारत में प्रागैतिहासिक नगरीकरण के दो प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस प्रकार का केंद्र थे? नगरीय केंद्र थे। नगरीकरण का मूल तात्पर्य किस प्रक्रिया से है जिससे जनसंख्या का बढ़ता हुआ हिस्सा शहरों और शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगता है? नगरीकरण किन तरीकों को दर्शाता है जिसमें समाज और पर्यावरण प्रभावित होते हैं? नगरीकरण किस प्रकार की घटना का परिघटना है? एक वैश्विक ग्लोबल फिनोमिना है। नगरीकरण मुख्य रूप से किन कारकों से प्रेरित होता है? आर्थिक विकास, तकनीकी परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि से। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किन नए प्रशासनिक केंद्रों का विकास हुआ है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर का। स्वतंत्रता के बाद विकसित किन्हीं दो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का नाम? दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। ये 4 केंद्र का नाम बता रही हैं। दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी। पुराने महानगरों के चारों ओर विकसित होने वाले नगरों को क्या कहा जाता था? अनुषंगी नगर। सैटेलाइट टाउन जिसे बोलते हैं, अनुषंगी नगर। दिल्ली के चारों ओर विकसित किन्हीं दो अनुषंगी नगरों का नाम बताइए? गाजियाबाद, रोहतास और गुरुग्राम। गाजियाबाद, रोहतास और गुरुग्राम। दिल्ली के चारों ओर विकसित किन्हीं दो अनुषंगी नहरों का नाम बताइए? गाजियाबाद, रोहतास और गुरुग्राम। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में किस प्रकार के नगरों का विकास हुआ है? बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का। बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत में नगरों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टाउन इन इंडिया। भारत में नगरों का विकास। विभिन्न युगों में विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का नगर। प्राचीन नगरों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समय कितना पुराना माना गया है? 2000 वर्ष से अधिक। प्राचीन नगरों के विकास का मुख्य आधार क्या था? धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्र। भारत में प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक नगर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा? वाराणसी। वाराणसी के अतिरिक्त प्राचीन नगरों के अन्य प्रमुख उदाहरण कौन सा है? प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में है, पाटलिपुत्र पटना में, और मरुदई आदि। मध्यकालीन नगरों का इतिहास वर्तमान में कितने वर्षों से जुड़ा है? लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन नगरों का विकास मुख्य रूप से किस रूप से हुआ है? रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में। मध्यकालीन नगरों का निर्माण प्राय कहाँ पर हुआ है? प्राचीन नगरों के खंडहरों पर। प्राचीन नगरों के खंडहरों पे। मध्यकाल में किन्हीं 4 महत्वपूर्ण नगरों का नाम बताइए? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आधुनिक नगरों का विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय द्वारा। यूरोपियों ने सबसे पहले अपने पैर जमाने के लिए किन स्थानों पर व्यापारिक पतन विकसित किए? तटीय स्थानों पर, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पांडुचेरी। सूरत, दमन, गोवा और पांडुचेरी। अंग्रेजों ने शुरुआत में किन 3 मुख्य नोडों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई जिसे बम्बई बोलते, चेन्नई जिसे भी मद्रास बोलते, कोलकाता जिसे कलकत्ता बोलते भी। अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए नगरों का निर्माण किस शैली में किया था? अंग्रेजी शैली में। अपनी संप्रभुता को प्रत्यक्ष रूप से या रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से बढ़ते हुए अंग्रेजों ने किन केंद्रों को स्थापित किया था? प्रशासनिक केंद्रों और ग्रामीणकालीन विश्राम स्थलों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंग्रेजों द्वारा पर्वतीय नगरों को किस रूप में स्थापित किया गया था? ग्रीष्मकालीन विश्राम नगरों के रूप में। पर्वतीय नगरों में अंग्रेजों ने मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को जोड़ा? सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को। भारत में किस वर्ष के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म? 1850 के बाद। आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का एक प्रमुख ब्रिटिश कालीन उदाहरण कौन सा है? जमशेदपुर। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारतीय नगरीकरण की मुख्य विशेषता। साइलेंट फीचर ऑफ सैलिएंट बोलते हैं। क्या इंग्लिश खराब है मेरा यार। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन। भारत में नगरीकरण की गति की सभ्यता जितनी पुरानी मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी। मध्यकाल में भारत में तीव्र गति से नगरीकरण की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? कुटीर उद्योगों तथा विपणन। 20वीं सदी के दौरान भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया कैसी रही? अस्थिर रही। 20वीं सदी के पहले भाग में नगरीकरण की प्रक्रिया पर किस प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं का प्रभाव था? सूखा, बाढ़, अकाल और महामारी का। वर्ष 1947 में किस ऐतिहासिक घटना का नगरीकरण की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा? उपमहाद्वीप के विभाजन का। भारतीय नगरीकरण जीवन निर्वाह के लिए किस प्रकार का है?
है? जीवन निर्वाह के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों से अशिक्षित तथा अर्ध शिक्षित श्रमिक शहरों की ओर क्यों प्रवास कर रहे हैं? बेरोजगार बेहतर रोजगार के लिए। भारत के किन बड़े महानगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। भारत के किन बड़े महानगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में। अधिकतर बड़ी नगर किस क्षेत्र के कारण तीव्र गति से बढ़ रही है? नगरीय केंद्रीय तृतीयक क्षेत्र के कारण। नगरीय केंद्रीय तृतीयक क्षेत्र के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत का औद्योगिक आधार कुछ सीमित केंद्रों तक ही क्यों सीमित है? असंतुलित औद्योगिक विकास के कारण। भारत का औद्योगिक आधार कुछ सीमित केंद्रों तक ही सीमित क्यों है? असंतुलित औद्योगिक विकास के कारण। भारत के कौन से दो हिस्से उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भाग की तुलना में अधिक नगरीकृत है? दक्षिण तथा पश्चिमी भाग। दक्षिण तथा पश्चिमी भाग। राष्ट्रीय स्तर पर किन नगरीय केंद्रों की प्रमुखता नहीं होती है? भारतीय नगरीय केंद्रों की। प्राइमेट नगर मुख्य रूप से किस स्तर पर पाए जाते हैं? क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर। बिहार राज्य के संदर्भ में प्राइमेट नगर का उदाहरण कौन सा शहर है? पटना। कश्मीर घाटी में प्राइमेट नगर का उदाहरण कौन सा है? श्रीनगर। प्राइमेट नगर का उदाहरण श्रीनगर। मेघालय राज्य का प्राइमेट क्या है? प्राइमेट नगर मुख्य रूप से किस स्तर पर पाए जाते हैं? तो क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर। प्राइमेट नगर क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर पाए जाते हैं। बिहार राज्य के संदर्भ में प्राइमेट नगर का उदाहरण कौन सा है? पटना। बिहार में पटना। कश्मीर घाटी में श्रीनगर। मेघालय में शिलोंग। मिजोरम का आइजोल। मिजोरम का राज्य का प्राइमेट नगर कौन सा है? आइजोल। द नेक्स्ट टॉपिक है नगरों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। नगरों के वर्गीकरण का पहला मुख्य आधार क्या है? प्रक्रियात्मक आधार। ऑन फंक्शनल बेसिस। प्रक्रियात्मक आधार। नगरों के वर्गीकरण का पहला मुख्य आधार क्या है? प्रक्रियात्मक आधार। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त शहर और नगर किसका निष्पादन करता है? अनेक प्रक्रियात्मक सेवाओं का। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित कार्यों में क्या प्राप्ति होती है? विशिष्टता। विशिष्टताओं के आधार पर नगरों को किन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है? विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादों तथा सेवाओं के आधार पर। विशिष्टताओं के आधार पर नगरों को किन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है? विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादों तथा सेवाओं के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण किस प्रकार के विन्यास के लिए जाना जाता है? ग्रिड प्रणाली और उन्नत जल निकासी। ग्रिड प्रणाली और उन्नत जल निकासी। प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा के नगरीकरण का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम। जलदुर्ग। प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा के नगरीकरण का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम। मध्यकालीन भारत में किलों के चारों ओर विकसित नगरों को क्या कहा जाता था? किला नगर या गैरीसन नगर। मध्यकालीन भारत में किलों के चारों ओर विकसित नगरों को क्या कहा जाता है? किला नगर या गैरीसन नगर। ब्रिटिश काल में हिल स्टेशन के विकास के पीछे मुख्य प्रशासनिक कारण क्या है? ग्रीष्मकाल में ठंडी जलवायु से शासन संचालित करना। जमशेदपुर को किस प्रकार का नगर माना जाता है? नियोजित औद्योगिक नगर। प्लान्ड इंडस्ट्रियल टाउन। नियोजित औद्योगिक नगर। जमशेदपुर को किस प्रकार का नगर माना जाता है? नियोजित औद्योगिक नगर। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति के तहत बिहार, वर्तमान का झारखंड में किस नगर का तेजी से विकास हुआ? बरौनी और धनबाद का। बरौनी और धनबाद का। अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य महानगर के जनसंख्या दबाव को कम करना। मुख्य महानगर के जनसंख्या दबाव को कम करना। प्राइमेट सिटी की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? मार्क जेफरसन ने। प्राइमेट सिटी की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? मार्क जेफरसन ने। किसी राज्य में प्राइमेट सिटी की उपस्थिति क्या दर्शाती है? उस राज्य में आर्थिक और प्रशासनिक शक्तियों का एक ही जगह संकेंद्रण। भारत के पश्चिमी भाग जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात में उच्च नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तीव्र औद्योगिकीकरण और व्यापारिक अवस्थिति। भारत के पश्चिमी भाग जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में उच्च नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तीव्र औद्योगिकीकरण और व्यापारिक अवस्थिति। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में नगरीकरण की गति धीमी होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और परिवहन संसाधनों की कमी। प्रक्रियात्मक वर्गीकरण के तहत प्रशासनिक नगर का मुख्य कार्य क्या होता है? देश व राज्य की राजधानी के रूप में प्रशासनिक कार्यों का संचालन। प्रक्रियात्मक वर्गीकरण के तहत प्रशासनिक नगर का मुख्य कार्य क्या होता है? देश या राज्य की राजधानी के रूप में प्रशासनिक कार्यों का संचालन। भारत में नगरीकरण को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय कारण कौन सा है? ग्रामीण से नगरीय प्रवास। भारत में नगरीकरण को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय कारण कौन सा है? ग्रामीण से नगरीय प्रवास। ब्रिटिश काल में मद्रास नोट के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। ब्रिटिश काल में मद्रास नोट के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण भारत से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण।
द नेक्स्ट क्वेश्चन में सूरत और गोवा जैसे तटीय नगर का विकास सबसे पहले किन यूरोपीय शक्तियों ने किया था? तो पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने। सूरत और गोवा जैसे तटीय नगरों का विकास सबसे पहले किन यूरोपीय शक्तियों ने किया था? पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने। स्वतंत्रता के बाद भारत में चंडीगढ़ के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब की एक आधुनिक प्रशासनिक राजधानी बनाना। बिहार में बरौनी नगर के विकास का मुख्य आधार क्या था? तेल शोधक कारखाना और उर्वरक उद्योग और का निर्माण करना। प्राचीन नगर मदुरई किस प्रकार का विशिष्टता रखता है? धार्मिक और सांस्कृतिक। तमिलनाडु में है ना मदुरई। प्राचीन नगर मदुरई किस प्रकार की विशिष्टता रखता है? धार्मिक और सांस्कृतिक। वाराणसी नगर का विकास किस नदी के तट पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ? गंगा नदी। वाराणसी नगर का विकास किस नदी के तट पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है? गंगा नदी। मध्यकाल में लखनऊ नगर के विकास का मुख्य श्रेय किसे जाता है? अवध के नवाबों का क्षेत्रीय मुख्यालय है। नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त परिवारों का विघटन और आधुनिक विचारों का प्रयास। जीवन निर्वाह नगरीकरण में किस चीज़ की कमी को देखी जाती है? तो बुनियादी नगरीकरण सुविधाओं और बुनियादी ढांचों की। भारतीय शहरों में तृतीय क्षेत्र की प्रधानता से क्या तात्पर्य है? सेवा क्षेत्र, जैसे कि व्यापार, परिवहन, बैंक, प्रभुत्व होना। औद्योगिकीकरण और नवीकरण में क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिकीकरण और नगरीयकरण में क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सकारात्मक संबंध रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के नगरीकरण और आधुनिक नगरीकरण में मुख्य अंतर क्या है? आधुनिक नगरीकरण उद्योगों और आधुनिक तकनीकी पर आधारित है, जबकि प्रागैतिहासिक काल जो था कृषि पर आधारित था। स्वतंत्रता के बाद भुवनेश्वर को किस राज्य की प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से किस प्रकार के नगरों को संजीवनी मिली है? कस्बों और छोटे व्यापारिक नगरों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत में किस दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है? तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। उपमहाद्वीप के विभाजन 1947 ने किस भारतीय शहरों में शरणार्थियों के कारण तीव्र नगरीकरण किया है? दिल्ली, कोलकाता और सीमावर्ती नगरों में। नोडीय स्थान से क्या तात्पर्य? वह स्थान जो अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए परिवहन और संचार का मुख्य केंद्र होता है। क्या भारत का नगरीकरण समान रूप से वितरित है? नहीं, यह अत्यधिक क्षेत्रीय असमानता से ग्रस्त है। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था, जो एक बड़ा प्राचीन नगरीय केंद्र था? पाटलिपुत्रा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित सैन्य नगरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना को सुरक्षित रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। स्वतंत्रता के बाद असम की किस राजधानी नगर का विकास प्रशासनिक केंद्र के रूप में हुआ? दिसपुर का। प्राइमेट सिटी का नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है? जब किसी राज्य में 2 या 2 से अधिक समान आकार के बड़े शहर हो तो। प्राइमेट सिटी का नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है? जब किसी राज्य में, जैसे बिहार राज्य में, 2 या 2 से अधिक समान आकार के बड़े शहर हो तो। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को गति देने में रेलवे के विकास का क्या योगदान है? इसने आंतरिक क्षेत्रों को बंदरगाह नगरों से जोड़ा, जिससे आंतरिक नगरों का विकास हुआ। प्राचीन नगर प्रयाग का महत्व किस रूप में होता है? धार्मिक संगम और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में। कुटीर उद्योग के पतन से मध्यकाल के बाद किन नगरों का ह्रास हुआ? पारंपरिक दस्तकारी और वस्त्र निर्माण का। 1850 के बाद भारत में किस क्षेत्र में आधुनिक उद्योगों की स्थापना से नगरीकरण बढ़ा है? सूती वस्त्र, मुंबई और जूट उद्योग हुगली घाटी से। 1850 के बाद भारत में किस क्षेत्र में आधुनिक उद्योगों की स्थापना से नगरीकरण बढ़ा है? सूती वस्त्र, जो कि मुंबई, और जूट उद्योग हुगली क्षेत्र। किसी क्षेत्र में नगरीकरण के स्तर को मापने का मुख्य पैमाना क्या है? कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। किसी क्षेत्र में नगरीकरण के स्तर को मापने का मुख्य पैमाना क्या है? कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। भारत के किस हिस्से में नगरीकरण का घनत्व सबसे कम पाया जाता है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों और मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में। भारत के किस हिस्से में नगरीकरण का घनत्व सबसे कम पाया जाता है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों और मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन जैसे आधुनिक योजनाएं किस प्रकार के नगरों के पुनरुद्धार के लिए है? तो मौजूदा नगरों के बुनियादी ढांचों के आधुनिक बनाने के लिए। स्मार्ट सिटी मिशन जैसी आधुनिक योजनाएं किस प्रकार के नगरों के पुनरुद्धार के लिए? मौजूदा नगरों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने के लिए। नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण में वृद्धि। नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण की वृद्धि, कंक्रीट के जंगलों का निर्माण और जल स्रोतों का संकुचन। मेगा सिटी किसे कहा जाता है? 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है।
10 मिलियन। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों को। भारतीय नगरीकरण में स्लम मतलब मलिन बस्तियों का विकास मुख्य कारण क्या? अनियंत्रित प्रवास और सस्ते आवासों की कमी। प्रक्रियात्मक विशिष्टता के आधार पर रुड़की या पिलानी किस प्रकार के नगर है? प्रक्रियात्मक विशिष्टता के आधार पर रुड़की या पिलानी किस प्रकार के नगर हैं? शैक्षिक नगर, एजुकेटेड टाउन। गांधीनगर का विकास किस राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में? गुजरात का गांधीनगर राज्य। इस अध्ययन के अनुसार भारत में नगरीकरण का भविष्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आर्थिक सुधारों, तकनीकी नवाचारों और संतुलित क्षेत्रीय निवेश पर। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रक्रियात्मक आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस। भारतीय नगरों को अनेक मुख्य कार्यों या विशिष्टताओं के आधार पर कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया? 9 वर्गों में। उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रशासन शहर और नगर में। चंडीगढ़, नई दिल्ली और भोपाल किस प्रकार के नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं? प्रशासन शहर। शिलांग, गुवाहाटी, इंफाल और श्रीनगर को कार्यों के आधार पर किस वर्ग में विभाजित किया गया? प्रशासन शहर में। गांधीनगर, जयपुर और चेन्नई किस प्रकार के नगरों के उदाहरण हैं? प्रशासनिक नगर का। जिन नगरों के विकास का प्रमुख उत्प्रेरक बल उपयोगों का विकास रहा है उन्हें क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? औद्योगिक नगर का। तमिलनाडु के सेलम और कोयम्बटूर को किस श्रेणी के नगरों में रखा जाता है? औद्योगिक नगर में। उत्तर प्रदेश का मोदी नगर और झारखंड का जमशेदपुर किस प्रकार के नगर है? औद्योगिक नगर। पश्चिम बंगाल का हुगली और छत्तीसगढ़ का भिलाई किस नगर श्रेणी के अंतर्गत आता है? औद्योगिक नगर के अंतर्गत। जो पतन नगर मुख्यतः आयात और निर्यात के कार्यों में संलग्न रहते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? परिवहन नगर में। गुजरात का कांडला और केरल का कोच्चि किस प्रकार के नगर के उदाहरण है? परिवहन नगर का। कोझिकोड और विशाखापट्टनम को कार्यों के आधार पर किस वर्ग में रखा गया है? परिवहन नगर, ट्रांसपोर्ट टाउन के रूप में। आंतरिक परिवहन के धुरियों वाले नगरों जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी और कटनी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? परिवहन नगर में। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को किस वर्ग में रखा जाता है? वाणिज्यिक नगर में। कोलकाता, सहारनपुर और सतना किस प्रकार के नगरों के प्रमुख उदाहरण है? वाणिज्यिक नगर का। खनिज समृद्ध क्षेत्र में विकसित होने वाले नगरों को भूगोल में क्या कहा जाता है? खनन नगर। पश्चिम बंगाल का रानीगंज और झारखंड का झरिया किस प्रकार के नगरों के उदाहरण है? खनन नगर। असम का डिगबोई और गुजरात का अंकलेश्वर किस विशिष्ट नगर श्रेणी में आता है? खनन नगर। मध्य प्रदेश का सिंगरौली किस प्रकार के नगर का प्रतिनिधित्व करता है? खनन नगर। जिन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ उन्हें किस नाम से जाना जाता है? छावनी नगर। आंवला, जालंधर और महू किस प्रकार के नगरों के प्रमुख उदाहरण है? गैरीसन या छावनी नगर। बबीना, उधमपुर और इम्फाल किस श्रेणी के नगरों के अंतर्गत आता है? गैरीसन या छावनी नगर में। अपने धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध होने वाले नगरों को क्या कहा जाता है? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर और मदुरई किस प्रकार के नगरों के ऐतिहासिक उदाहरण है? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। पुरी, अजमेर, पुष्कर और तिरुपति को किस वर्ग के नगरों में सम्मिलित किया जाता है? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और उज्जैन किस प्रकार के नगरों की श्रेणी में आता है? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। मुख्य परिसर नगरों में से जो शहर शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? शैक्षणिक नगर। रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़ और पिलानी किस प्रकार के नगरों के प्रमुख उदाहरण शैक्षणिक नगर के। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, प्रयागराज कार्यों के आधार पर प्रशासनिक के साथ साथ और किस श्रेणी में आता है? शैक्षणिक नगर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पर्यटन, मनोरंजन और अवकाश बिताने के लिए विकसित हुए नगरों को किस श्रेणी में रखा जाता है? पर्यटन नगर में। नैनीताल, मसूरी, शिमला और पंचमढ़ी किस प्रकार के नगरों के उदाहरण है? पर्यटन नगर। जोधपुर, जैसलमेर और माउंट आबू को किस नगर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? पर्यटन नगर। उदगमंडलम जिसे ऊटी भी कहा जाता है किस नगर के प्रकार के नगर का प्रमुख उदाहरण है? पर्यटन नगर। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है। यह कथन नगरों के किस स्वभाव को दर्शाता है? गतिशील स्वभाव को। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनसंख्या एवं अन्य प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, पॉपुलेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। नगरीय विकास की वह संक्रमण अवस्था जो ग्रामीण और नगरीय कार्यों का मिश्रण प्रस्तुत करते क्या कहलाता है? नगरीय ग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नगरीय ग्राम में भूमि का उपयोग मुख्यतः किन कार्यों के लिए होता है? भूमि तथा संबंध आर्थिक क्रियाकलापों के लिए। 5,000 से 9,999 तक की जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती को क्या कहते हैं? कस्बा।
नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसका आकार गांव से भी बड़ा होता है और निवासी नगरीय जीवन व्यतीत करते हैं? कस्बा। 10,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? नगर। 10,000 से मतलब 1 लाख तक की जनसंख्या वाले को क्या कहते हैं? नगर, सिटी। नगर मतलब सिटी की तुलना में कस्बा मतलब टाउन। टाउन जिससे शहर में कौन सी सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती है? सिटी की तुलना में कस्बा में कौन सा मतलब सुविधा अधिक उपलब्ध होती है? कस्बा में अधिक सुविधाएं नगर में उपलब्ध होती है। कस्बा से अधिक सुविधा जो है नगर द सिटी में उपलब्ध होती है। भूगोल में महानगर मतलब मेट्रोपोलिस, महानगर को मेट्रोपॉलिटन सिटी शब्द का प्रयोग किसकी जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती के लिए किया गया? मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपोलिस महानगर शब्द का प्रयोग कितनी जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती के लिए किया गया? 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाली बस्ती के लिए। पाठ्यपुस्तक के अनुसार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को किस नगरीय संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत किया गया? महानगर, मेट्रोपोलिस के रूप में। जब नगर या महानगर का विकास इतना अधिक हो जाता है तो वह अपनी प्रशासनिक सीमाओं से बाहर फैलकर अन्य कस्बों या ग्रामों को समाहित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सन्नगर। कॉन्ट्रीब्यूशन। उपनगरों तथा मुख्य नगर की एकत्रित या संयुक्त बस्ती को भौगोलिक रूप से क्या कहा जाता है? सन्नाकर। कॉन्ट्रीब्यूशन। बृहद नगर मतलब मेगालोपोलिस वास्तव में किस प्रकार का प्रदेश है? यह एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें अनेक सन्नागार सम्मिलित होते हैं। यदि किसी सिटी या शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो तो उसे जनगणना में क्या कहा जाता है? मिलियन सिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने मिलियन सिटी हैं? कुल 53 मिलियन सिटी। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारतीय नागरिककरण की स्थिति, स्टेटस ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से कितने करोड़ लोग शहर में निवास करते हैं? तो 37,71,06,125 लोग। 37.7 करोड़ लोग जो होता है अभी शहरों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? 31.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पुरुष नगरीय जनसंख्या के रिकॉर्ड कितनी की गया? 19,54,200 पुरुष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरों में निवास करने वाली महिलाएं 18,16,16,925 महिलाएं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के देश की कुल शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करती है? 13.48%। महाराष्ट्र में रहने वाली कुल शहरी जनसंख्या का आंकड़ा कितना है? 50.1 मिलियन। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगरीय जनसंख्या निवास करती है? 2011 की जनगणना यूपी में कुल कितनी नगरीय जनसंख्या निवास करती है? शहरी जनसंख्या कितनी निवास करती है यूपी में? 44.47 मिलियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों में तमिलनाडु का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य की शहरी जनसंख्या कितनी मिलियन है? 34.95 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य की शहरी जनसंख्या कितनी मिलियन है? 34.95 मिलियन। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या 29.13 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? 29.13 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? 62। गोवा राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? 62.17%। शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शहरों में होता है? मिजोरम का 51.51% शहरों में, जितनी भी जनसंख्या उसका 51.5% शहर में रहता है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में तमिलनाडु का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु राज्य का नगरीकरण प्रतिशत कितना है? 48.45%। केवल राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? केरल राज्य में नगरीय जनसंख्या 47.72%। प्रतिशतता के आधार पर शीर्ष नगरीकृत राज्यों में महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान पर 45.23%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में कितनी जनसंख्या से अधिक वाली बस्तियों को जनगणना नगर मतलब सीएनएस टाउन कहा जाता है? 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली वस्तुओं को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्ष 2001 की जनगणना में भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? 1362 जनगणना नगर है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत में जनगणना नगरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3,894 जनगणना नगर।
वर्ष 2001 से 11 के बीच भारत में जनगणना नगरों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 2532 नगरों की वृद्धि 2532 नगरों की वृद्धि की गई है। नगरीय संकुलन अर्बन एग्लोमेरेशन। नगरीय संकुलन एक नगर और उससे संलग्न वैधानिक विस्तारों या बाह्य विकासों के संयोजन को क्या कहा जाता है? नगरीय संकुलन। नगरीय संकुलन के निर्माण के लिए न्यूनतम कितनी शर्तों का स्थितियों का होना आवश्यक है? 3 अलग अलग स्थितियों में से किसी एक का होना। नगरीय संकुलन की पहली आवश्यक स्थिति क्या है? एक नगर और उसका संलग्न बाह्य विकास। नगरीय संकुलन के संदर्भ में ओजी का पूर्ण रूप क्या होता है? आउटग्रोथ बाह्य विकास। नगरीय संकुलन के संदर्भ में ओजी का पूर्ण रूप क्या होता है? आउटग्रोथ बाह्य विकास। नगरीय संकुलन की दूसरी स्थिति के अनुसार किन नगरों के मेल से संकुलन बनता है? तो 2 या 2 से अधिक भौतिक रूप से संलग्न नगरों उनके बाह्य विकासों के साथ या बिना। नगरीय संकुलन का तीसरी स्थिति क्या दर्शाती है? एक या अधिक संलग्न नगरों का बाह्य विकासों के साथ एक प्रमुख नगर का सतत नगरीय विस्तार। किसी नगरीय संकुल में कम से कम कितने वैधानिक नगर का होना अनिवार्य है? कम से कम एक वैधानिक नगर का होना अनिवार्य है। किसी नगरीय संकुल को मान्यता देने के लिए उसकी कुल जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। भारत में 10 लाखी नगरों या मिलियन प्लस नगरीय संकुलों की संख्या जनगणना 2001 में कितनी थी? भारत में 10 लाखी नगरों या मिलियंस प्लस नगरीय संकुलों की संख्या जनगणना 2001 में कितनी है? 35 मिलियन प्लस नगरों संकुलन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने मिलियन प्लस नगरीय संकुलन नगर हैं? तो कुल 53 मिलियन नगर संकुलन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग इन 53 मिलियन प्लस नगरों में से रहता है? 42.6%। वर्ष 2011 में भारत में कितनी संख्या से अधिक आबादी वाले नगरों को महानगर या मिलियंस प्लस नगर कहा जाता है? 10 लाख से अधिक वाले को। वर्ष 2011 एक की तुलना में 11 में भारत में कितने नए मिलियंस प्लस नगरों की वृद्धि हुई है? 18 मिलियन प्लस नगरों की वृद्धि हुई है। वर्ष 1901 में भारत में मिलियंस प्लस नगरों की संख्या कितनी थी? मात्र एक नगर कोलकाता था 1901 में। भारत में मिलियन प्लस नगरों की संख्या किस वर्ष की जनगणना में पहली बार दहाई के आंकड़े 12 नगर तक पहुंच गए? 1981 में। 1901 में बस कोलकाता नगर था, 1981 में 12 हो गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने मिलियन प्लस नगर मौजूद थे? कुल 23 मिलियन प्लस नगर हो गए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल यूए कौन सा है? बृहद मुंबई नगरीय संकुल, ग्रेट मुंबई यूए। बृहद मुंबई नगरीय संकुल की कुल आबादी 2011 में कितनी दर्ज की गई थी? 18.41 मिलियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? दिल्ली नगरीय संकुल। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली नगरीय संकुल की कुल जनसंख्या कितनी मिलियन है? 16.31 मिलियन। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगरीय संकुल जनसंख्या के मामले में कौन सा? कोलकाता नगरीय संकुल। जनगणना 2011 के अनुसार कोलकाता नगरीय संकुल की कुल आबादी कितनी मिलियन दर्ज की है? 14.11 मिलियन, लगभग 14.11 मिलियन। चेन्नई नगरीय संकुलन की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 8.69 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार बेंगलुरु नगरीय संकुलन की कुल आबादी कितनी मिलियन है? 8.49 मिलियन। हैदराबाद नगरीय संकुलन की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? 7.74 मिलियन। हैदराबाद नगरीय संकुलन की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की है? 7.74 मिलियन। अहमदाबाद नगरीय संकुलन की कुल आबादी 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितना मिलियन है? 6.35 मिलियन। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल को किस विशेष नाम से जाना जाता है? मेगा सिटी के नाम से। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल को किस नाम से जाना जाता है? मेगा सिटी के नाम से। टॉपिक विल बी नगरीय संकुलन या नगर, अर्बन एग्लोमरेशन या टाउन। 2001 की जनगणना के अनुसार किसी नगरीय संकुलन के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी आवश्यक है? न्यूनतम 20,000 व्यक्ति। मिलियन प्लस नगरीय संकुलन या नगर किसे कहते हैं? 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने मिलियन प्लस नगरीय संकुल या नगर है? 35। 2001 की जनगणना में भारत में मिलियन प्लस नगरों की संख्या कितनी है? 35। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 53 मिलियन प्लस नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या
का कितना प्रतिशत? 42.6%। 42.6%। भारत के 53 मिलियन प्लस नगरों में से रहने वाली कुल आबादी कितनी है? भारत में 53 मिलियन प्लस नगरों में रहने वाली कुल आबादी कितनी है? 160.7 मिलियन। 160.7 मिलियन मतलब 116.07 करोड़ लोग। जनगणना 2011 के अनुसार कुल 468 नगरीय संकुलन में से 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 44। जनगणना 2011 के अनुसार कुल 468 नगरीय संकुलनों में से 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 44। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 से 40 लाख की आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 35। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 से 40 लाख की आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 35। जनगणना 2011 के अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय या संकुलों या नगरों की संख्या कितनी है? 9। 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 महानगरों में से देश की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करती है? 23.8%। 2001 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 7। 2001 में जनगणना हुआ था तो 40 लाख से अधिक नगर वाला आबादी मतलब शहर कौन सा है? 7 शहर ऐसा जहाँ पे 40 लाख लोग रहते थे एक शहर में। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा नगरीय संकुलन का? बृहद मुंबई यूए। 2011 की जनगणना के अनुसार बृहद मुंबई यूए की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? 18.41 मिलियन। जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगरीय संकुलन कौन सा है? दिल्ली यूए। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली मतलब यूए की कुल आबादी कितनी है? 16.31 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली यूए की कुल आबादी कितनी है? 16.31 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगरीय संकुलन कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता यूए। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की सूची में चेन्नई यूए का कौन सा स्थान है? चेन्नई का चौथा स्थान है। वहाँ पे 8.70 मिलियन लोग रहते हैं। भारत के शीर्ष नगरीय संकुलों में बेंगलुरु यूए की जनसंख्या कितनी है? बेंगलुरु 8.50 मिलियन 5वां स्थान पर है। बेंगलुरु चौथा स्थान पर हमारा चेन्नई है। चौथा चेन्नई। 5वां स्थान पर हमारा बेंगलुरु है। 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद यूए की आबादी कितना दर्ज की? 7.74 मिलियन। हैदराबाद कहाँ जाएगा? 6ठा स्थान पे। गुजरात कहाँ जाएगा? 7वां स्थान पे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुणे जो है 8वें स्थान पे है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 महानगरों में सूची का अंतिम 9वां स्थान कौन सा है? किसका है 9वां स्थान? सूरत का है। सूरत 4.59 मिलियन। जनगणना 2011 में 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले ऐसे नगरों की संख्या कितनी है जो मात्र नगर निगम या समकक्ष क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 497। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगा सिटी। मेगा सिटी क्या है उसको देखते हैं इन डिटेल्स में। मेगा सिटी को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मेगा सिटी की परिभाषा क्या है? ऐसा नगरीय संकुल जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक हो। 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन बराबर भी 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अनुसार मेगा सिटी की परिभाषा क्या है? ऐसे नगरीय संकुल जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। भारत ने मेगा सिटी की अवधारणा को किस द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए भारत में मेगा सिटी की अवधारणा को किस जनगणना वर्ष में आधारित रूप से स्वीकार किया गया? जनगणना 2011 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 53 मिलियन प्लस नगरों में से कितने नगर मेगा सिटी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? 3 नगर बृहद मुंबई दिल्ली और कोलकाता। 2011 की जनगणना में तीनों मेगा सिटीज मुंबई कोलकाता दिल्ली का आबादी के अवरोही घटते क्रम में सही विन्यास क्या है? बृहद मुंबई दिल्ली एंड कोलकाता। बृहद मुंबई दिल्ली एंड कोलकाता। पहले मुंबई दिल्ली फिर कोलकाता। 2011 से पहले भारत में मेगा सिटी किसे कहा जाता है? नगर निगम क्षेत्र में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को। नगर निगम में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा सिटी कहा जाता है पहले। द नेक्स्ट टॉपिक बोले शिशु जनसंख्या एवं लिंगानुपात 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के नगरीय शिशु जनसंख्या कुल कितने? नगर शहर में रहने वाले शिशु 4.31 मिलियन। नगरीय शिशु जनसंख्या 4.31 मिलियन में से कितने मिलियन बच्चे वर्ग -1 के नगरीय संकुलीय नगरों में रहते थे? 27.9 मिलियन बच्चे। वर्ग 1 के नगरों में रहने वाले शिशु संपूर्ण नगरीय शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 67.8%। वर्ग 1 के नगरों में रहने वाले शिशु संपूर्ण नगरीय शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 67.8%। मिलियन प्लस नगरीय संकुलों या नगरों में कुल कितनी नगरीय शिशु जनसंख्या पाई जाती है? 16.16 मिलियन। 16.16 मिलियन प्लस नगरों में पाई जाने वाली शिशु जनसंख्या देश की कुल नगरीय शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 40%।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग की दृष्टि से वर्ग 1 के नगरीय संकुलों या नगरों में औसतन लिंगानुपात कितना है? मतलब 1000 लड़कों में 898 लड़कियां। मिलियन प्लस नगरीय संकुलों या नगरों में औसतन शिशु लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? 899। देश का औसतन नगरीय शिशु लिंगानुपात 905। मिलियन प्लस नगरीय संकुलों या नगरों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस शहर में दर्ज किया गया? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मतलब कि उसमें डिफरेंस कम है, केरल में तिरुवनंतपुरम में 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात कितना है? 971। मिलियन प्लस नगरीय संकुलों या नगरों में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला शहर कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, आगरा यूपी में। आगरा यूपी का नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? 780। तभी तो मैं बोली हूँ ज़्यादा डिफरेंस है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार, 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल साक्षर नगरीय जनसंख्या कितनी है? 28,44,977। मतलब 28 करोड़ 2.8 करोड़ 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल साक्षर नगरीय जनसंख्या शहर में कितने लोग पड़े हैं? 2.80 करोड़। प्रतिशत की दृष्टि से भारत में कुल कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या साक्षर है? 84.1%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय पुरुष साक्षर दर कितना है? शहर में 88.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय महिला साक्षर 79.1% महिला पढ़ी लिखी है। वर्ष 1 के 468 नगरीय संकुलों या नगरों में से कितने नगरों में साक्षरता दर 90% से अधिक है? 89 नगरीय संकुलों या नगरों में। तीनों मुख्य मेगा शहरों मुंबई कोलकाता मुख्य मेगा शहर हैं। मुंबई कोलकाता दिल्ली में सर्वाधिक कुल साक्षरता दर किस नगरीय संकुल की है? बृहद मुंबई नगरीय संकुल का। बृहद मुंबई नगरीय संकुल की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 90.78%। कोलकाता और दिल्ली नगरीय संकुलन की कुल साक्षरता दर क्रमशः कितने प्रतिशत है? कोलकाता 88.33% जबकि दिल्ली 86.43%। तीनों मेगा शहरों में सर्वाधिक महिला साक्षर दर कहाँ दर्ज किया गया? बृहद मुंबई में। बृहद मुंबई में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? 87.19%। द नेक्स्ट टॉपिक विल भारत में नगरीकरण का समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। भारत में अत्यधिक तीव्र नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली पहली दो प्रमुख समस्याएं कौन सी है? स्थान की समस्या तथा आवास की कमी। स्वतंत्रता के बाद भारत के किन प्रमुख नगरों के क्षेत्र तथा आकार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है? चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में। तीव्र नवीकरण के कारण भारतीय शहरों में मुख्य रूप से किस प्रकार का फैलाव देखा जा रहा है? नगरीय फैलाव। बढ़ती जनसंख्या के कारण नगरों में किस अनिवार्य सुविधा को अत्यधिक स्थान विशेष में आवश्यकता होती है? तो जन स्वास्थ्य के कारण जन स्थान की आवश्यकता। भौतिक तथा भौगोलिक दबाव के कारण नगरों में जन स्वास्थ्य की आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण। मुंबई की द्वीपीय प्रकृति और पूर्वी कोलकाता की लवणीय जल प्रकृति शहरों पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? यह भूमि विस्तार पर कुछ दबाव मतलब भौगोलिक सीमा उत्पन्न करती है। शहरों में स्थान मतलब भूमि की कमी का सीधा आर्थिक प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है? शहरों में भूमि की कमी का सीधा आर्थिक प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है? भूमि का मूल्य बढ़ जाता है तथा दफ्तरों व आवासों का किराया अधिक हो जाता है। शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपनी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर कहाँ रहने मजबूर होते हैं? गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में। अत्यधिक नगरीय जनसंख्या दबाव के कारण शहरों में किन बस्तियों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है? गंदी बस्तियों तथा झुग्गी झोपड़ियों की संख्या में। भारत में नगरीय संकुल के निर्धारण के लिए वैधानिक नगर के अलावा किस प्रकार की निरंतरता आवश्यक है? तो नगरीय बाह्य विकास की भौगोलिक निरंतरता पर। 2001 से 2011 के बीच भारत में मिलियन प्लस नगरों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 18 नगरों की। भारत के कुल नगरीय परिदृश्य में वर्ग 1 के नगरों का प्रभुत्व क्या दर्शाता है? नगरीय का उच्च संकेंद्रण। भारत की लगभग कितने प्रतिशत नगरीय आबादी केवल 53 बड़े शहरों में संकेंद्रित है? लगभग 42.6%। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को नीतिगत स्तर पर क्या माना जाता है? महानगर माना जाता है। भारत का कौन सा पश्चिम राज्य 40 लाख से अधिक आबादी वाले दो बड़े महानगरों का प्रतिनिधित्व करता है? गुजरात। दक्षिण भारत का किन दो राज्यों की राजधानी बेंगलुरु और हैदराबाद 40 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों की सूची में शामिल है? कर्नाटक और तेलंगाना। जनगणना 2011 के अनुसार सूरत यूए की जनसंख्या कितनी मिलियन है? 4.59 मिलियन। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 997 नगरों के प्रशासनिक नियंत्रण का मुख्य आधार क्या है? नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या समकक्ष स्थानीय निकाय। संयुक्त राष्ट्र यूएन के मेगा सिटी मानक 10 मिलियन को भारत द्वारा अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक नगरीय वर्गीकरण के साथ भारतीय डेटा का सामंजस्य स्थापित करना।
भारत के 3 मेगा सिटीज में से कौन सा पूर्णतः एक तटीय द्वीपीय अवस्थिति रखता है? बृहद मुंबई। दिल्ली और कोलकाता मेगा सिटीज की जनसांख्यिकी स्थिति किस प्रकार भिन्न है? दिल्ली का विकास अंतर्देशीय और कोलकाता का हुगली नदी के सहारे रैखिक हुआ है। वर्ग 1 के नगरों में रहने वाली शिशु जनसंख्या का उच्च प्रतिशत 67.8% का क्या संकेत देता है? बड़े शहरों में परिवारों का तेजी से प्रवास और शहरीकरण। वर्ग 1 के नगरों का शिशु लिंगानुपात 898, राष्ट्रीय नगरीय शिशु लिंगानुपात 905 से कम होना क्या दर्शाता है? बड़े महानगरों में गंभीर लैंगिक असंतुलन, बालिका भ्रूण हत्या। विलियम्स प्लस नगरों का औसत शिशु लिंगानुपात कितना है? 899। मिलियन प्लस नगरों का औसत शिशु लिंगानुपात का कितना? 899। केरल का तिरुवनंतपुरम शहर शिशु लिंगानुपात में शीर्ष पर क्या है? केरल की उच्च साक्षरता और सुदृढ़ सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का कारण। आगरा का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 780 की क्षेत्रीय जनसांख्यिकी प्रवृत्ति को उजागर करता है। उत्तर पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से कम बाल लिंगानुपात की समस्या। भारत की नगरीय साक्षरता दर 84.1%, ग्रामीण साक्षरता दर से अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? शहरों में बेहतर शैक्षणिक अवसंरचना और रोजगार का अवसर होना। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नगरीय क्षेत्र में पुरुष साक्षरता 88.8% और महिला 79.1% के बीच कितना अंतर? 9.7 का। वर्ग 1 के लगभग कितने प्रतिशत नगरों में 90% से अधिक साक्षर का स्तर प्राप्त लिया गया है? लगभग 19% नगरों में। बृहद मुंबई की उच्च साक्षरता दर 90.78% का वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। दिल्ली की तुलना में कोलकाता की कुल साक्षरता दर कितनी है? 1.9% अधिक, 88.33। बृहद मुंबई में महिला साक्षरता का 87.19% होना किस सामाजिक सूचक को मजबूत करता है? महिला अधिकारिता और आर्थिक सहभागिता को। स्वतंत्रता के पश्चात दक्षिण भारतीय शहरों के अनियंत्रित विस्तार का मुख्य कारण क्या है? IIT क्षेत्र और औद्योगिकीकरण, गलियारों का तीव्र विकास। नगरीय फैलाव का पर्यावरण पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? कृषि योग्य भूमि का विनाश और हरित उपकार में कमी। भौतिक दबाव से नगरों में किस प्रकार की बुनियादी सेवाओं का संकट खड़ा होता है? जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और ठोस कचरा प्रबंधन। कोलकाता के लवणीय जल के कारण होने वाली भूमि की समस्या किस प्रकार की सीमा है? पारिस्थितिकीय और भू-तकनीकी सीमा। अत्यधिक किराए और रियल एस्टेट की कीमतों में वृद्धि का शहरी गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे अनधिकृत कॉलोनीज और फुटपाथों पर रहने के लिए विवश हो जाते हैं। गंदी बस्तियों का अनियंत्रित विकास किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक चुनौती है? शहरी गरीबी और नागरिक असमानता का प्रत्यक्ष सूचक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कस्बों की संख्या का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? वैधानिक नगर और जनगणना नगर पर। वैधानिक नगर, जनगणना नगर पर। किसी क्षेत्र को जनगणना नगर घोषित करने के लिए गैर कृषि कार्यों में कितने प्रतिशत पुरुष कार्यबल होना अनिवार्य है? न्यूनतम 75%। वर्ग 1 के नगरों की श्रेणी में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1 लाख या उससे अधिक। मिलियन प्लस नगरों में शिशु जनसंख्या का हिस्सा 40%। किस भावी योजना के लिए महत्वपूर्ण है? शहरी बाल विकास और प्राथमिक शिक्षा नीतियों के निर्माण के लिए। भारत के किस मेगा सिटी की जनसंख्या 2011 में 15 मिलियन से कम थी? तो कोलकाता, यूए का। नगरीय समाजशास्त्र में झुग्गी झोपड़ियों के तीव्र विकास को क्या संज्ञा दी जाती है? नगरीकरण का अंधकार पक्ष। जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए शहर में क्या सुधार आवश्यक है? उच्च साक्षरता के साथ कौशल विकास। किस प्रकार की भौगोलिक अवस्थिति शहरों के लंबवत विकास को बढ़ावा देती है? क्षैतिज विस्तार की कमी या द्वितीय अवस्थिति जैसे मुंबई। अनियोजित नगरीकरण सीधे तौर पर किस संकट को जन्म देती है? शहरी बाढ़ और संक्रामक बीमारियों को। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से भारतीय नगरों के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? भारतीय नगर तीव्र आर्थिक समृद्धि के केंद्र तो हैं, लेकिन वे गंभीर अवसंरचनात्मक दबाव से जूझ रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सामाजिक सुख सुविधाओं की कमी। भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में किसका विकास नहीं हो पा रहा है? वास्तविक विकास और आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का। नगरीय स्थानों में लोगों के केंद्रीकरण का सीधा प्रभाव किन सुविधाओं पर पड़ रहा है? सामाजिक सुख सुविधा और नागरिक सुविधाओं पर। पाठ्यपुस्तक के अनुसार वर्तमान में नगरीय केंद्रों में लगभग कितने प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार हैं? नगर में मतलब शहर में 25% श्रमिक बेरोजगार हैं। नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक सुख सुविधाओं के अंतर्गत कौन कौन से बुनियादी आवश्यकताएं आती है? आवास, बिजली, पीने का पानी, परिवहन और सफाई का प्रबंधन। गंदे पानी को हटाने का प्रबंधन और शैक्षणिक संस्थान किस समस्या के मुख्य घटक है? नगरीय सामाजिक सुख सुविधाओं की कमी का। मनोरंजन के साधनों के रूप में किन स्थलों पर आबादी का अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है? अस्पताल, उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन स्थलों पर। जनसंख्या के अत्यधिक
केंद्रीकरण से नगरों की किस व्यवस्था पर सबसे अधिक भार पड़ रहा है? नगरीय सुख सुविधाओं और बुनियादी ढांचों पर। क्या भारत के नगरों में जनसंख्या वृद्धि के साथ ही सामाजिक सुविधाओं का आनुपातिक विकास हुआ है? नहीं, यह अत्यंत अपर्याप्त है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नगरीकरण की तीव्र दर किस संकट को जन्म देती है? सामाजिक अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संकट। नगरों में जीवन की गुणवत्ता घटने का मुख्य कारण क्या है? बुनियादी सामाजिक सुविधाओं की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बेरोजगारी। देखते हैं इस बेरोजगारी को जिससे हम भी गुजर रहे हैं। बेरोजगारी को सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जा रहा है? अपनी अनिच्छा से काम कर रहे बाहर रहने की आर्थिक स्थिति। भारत में नगरीय बेरोजगारी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत अनुमानित है? 3% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है नगरीय मतलब कि बेरोजगारी। नगरीय बेरोजगारी के बढ़ने का सीधा संबंध किस सामाजिक बुराई के बढ़ने से है? अपराध की दर में वृद्धि। यदि कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है पर उसे बाजार दर पर कार्य नहीं मिलता है तो वह क्या कहलाता है? बेरोजगार। नगरीय क्षेत्र में प्रच्छन्न या खुली बेरोजगारी का मुख्य स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर होने वाला अत्यधिक पलायन। बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बेरोजगारी और अपराध के बीच कैसा संबंध है? बेरोजगारी और अपराध के बीच में सीधा और धनात्मक संबंध है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार नगरीय केंद्रों में 25% श्रमिकों का बेरोजगार होना क्या दर्शाता है? कम श्रम शक्ति का अत्यधिक अल्प उपयोग और आर्थिक असंतुलन। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी किस प्रकार की सामाजिक अशांति को जन्म देती है? चोरी, लूटपाट और संगठित अपराध जैसी प्रवृत्तियों को। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का धीमा विकास नगरों में किस समस्या को गंभीर बनाता है? नगरीय बेरोजगारी की समस्या को। अनौपचारिक क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में अनियंत्रित रोजगार वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों या आर्थिक अवसरों की कमी। परिवहन की समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। भारतीय नगरीय नगरों की दो मुख्य परिवहन संबंधी समस्या कौन सी है? परिवहन मार्ग अवरोध तथा यातायात भीड़। शहर के विकास के साथ साथ उनके कार्यों में किस प्रकार का बदलाव आता है? उनके कार्य अधिक महत्वपूर्ण और विविध बन जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी श्रमिकों तथा कामगारों को अपने कार्य हेतु प्रतिदिन क्या करना पड़ता है? प्रतिदिन लंबी दूरी यात्रा व आवागमन करना पड़ता है। वाहनों की संख्या बढ़ने से नगरों में मुख्य रूप से क्या उत्पन्न हुआ? यातायात भीड़, अवरोध, उत्तेजना तथा तनाव। यदि वाहनों की संख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही तो सड़कों में क्या सुधार करना अनिवार्य होगा? सड़कों का चौड़ा करना तथा उनका उन्नयन करना। सड़कों को चौड़ा और उन्नयन न करने पर नगरों की किस व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? पूरी नगरीय परिवहन व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा जाएगी। नगरों के किन क्षेत्रों में सड़कें अत्यधिक संकीर्ण होती है जो बढ़ती आबादी का दबाव नहीं सह पाती? पुराने शहरों के क्षेत्रों में डाउन टाउन या कोर एरिया। निजी वाहनों। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पुराने शहरों के क्षेत्रों में डाउन टाउन या कोर एरिया। ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर है किसका? नगरों के किन क्षेत्रों में सड़कें अत्यधिक संकीर्ण है मतलब छोटी है जो बढ़ती आबादी का दबाव नहीं सह पाती? जो पुराने शहर के क्षेत्र टाउन एरिया या डाउन एरिया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन निजी वाहनों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने का मुख्य परिणाम क्या है? सड़कों पर मार्ग अवरोध, ट्रैफिक कॉन्ग्रेशन और वायु प्रदूषण में वृद्धि। नगरीय परिवहन योजना की विफलता का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? दैनिक आवागमन में अत्यधिक समय का नुकसान और मानसिक तनाव। संकीर्ण सड़कों वाले पुराने शहरों में यातायात प्रबंधन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वाहनों की बढ़ती संख्या और बुनियादी ढांचों का विस्तार न हो पाना। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस। ऊर्जा संकट। नगरीय भारत में ऊर्जा की कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगों पर क्या पड़ता है? वस्तुओं का औद्योगिक उत्पादन तथा उनका वितरण घट जाता है। नगरों में ऊर्जा का उपभोग किन दो मुख्य कारकों पर अत्यधिक निर्भर करता है? औद्योगिक विकास तथा परिवहन की सघनता पर। महानगरों, मिलियंस नगरों तथा अन्य नगरों में ऊर्जा की मांग की क्या स्थिति है? ऊर्जा की अधिकतम मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा संकट के कारण वर्तमान में नगरों के सामने कौन सी बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नगरीय जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य चालक क्या है? निर्बाध ऊर्जा या बिजली की आपूर्ति। औद्योगिक उत्पादन घटने से नगरों की किस आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव होता है? आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन पर। ऊर्जा संकट के निवारण के लिए नगरों को किस ओर स्थानांतरित होना आवश्यक है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा की ओर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ऊर्जा संकट के समाधान हेतु क्या प्रावधान है? स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल प्रणालियों का विकास। परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता किस संकट को बढ़ावा देती है? ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय प्रदूषण दोनों को। नगरीय घरेलू क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग का मुख्य कारण क्या है? आधुनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों का अत्यधिक उपयोग। जलापूर्ति की कमी, वाटर सप्लाई स्कैरसिटी। जलपूर्ति की कमी, वाटर सप्लाई
और कमी को बोलते हैं स्कैरसिटी। मानव जीवन के लिए जल की महत्ता को पाठ्यपुस्तक में किस वाक्य से रेखांकित किया गया है? जल ही जीवन है तथा मनुष्य इसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। भारत के किन प्रमुख नगरों में जल की तीव्र कमी का अनुमान लगाया गया है? चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, नागपुर, शिमला, सोलन, सूरत, उदयपुर, बड़ोदरा आदि में जल की कमी हो रही है। चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, नागपुर, शिमला, सोलन, सूरत, उदयपुर और बड़ोदरा। पाठ्यपुस्तक के अनुसार जल संकट से जूझ रहे कुछ नगरों में प्रतिदिन कितने घंटे ही जल प्रदान किया जाता है? केवल एक से दो घंटे के लिए। केवल 1 से 2 घंटे के लिए। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रतिदिन लगभग कितने घंटे के लिए ही जल आपूर्ति की जाती है? लगभग 4 घंटे के लिए। नगरीय क्षेत्रों में जल की कमी का एक बड़ा भौगोलिक या बुनियादी कारण क्या है? भूजल का अत्यधिक दोहन और जल स्रोतों का संदूषण। नगरीय क्षेत्रों में जल की कमी का एक बड़ा भौगोलिक या बुनियादी कारण क्या है? भूजल का अत्यधिक दोहन, भूमिजल का अत्यधिक दोहन और जल स्रोत का संदूषण। अपर्याप्त जलापूर्ति का नगरीय स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वच्छता का स्तर गिरता है और महामारियों का खतरा बढ़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जल संकट से निपटने के लिए नगरों में किस तकनीकी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए? वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को। नीति आयोग की रिपोर्ट के आलोक में भारत के बड़े शहरों में जीरो वाटर डे का खतरा क्यों बढ़ रहा है? अनियंत्रित मांग और जल प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों की कमी के कारण। नगरीय जलापूर्ति नेटवर्क में पानी की बर्बादी का मुख्य तकनीकी कारण क्या है? पुरानी और लीक होती पाइपलाइन अवसंरचना। क्या भारत में पहाड़ी नगरें जैसे कि शिमला और सोलन भी एक जगह, शिमला और सोलन भी जल संकट से मुक्त है? नहीं, वे भी तीव्र जल संकट का सामना कर रहा है शिमला और सोलन। द नेक्स्ट टॉपिक विल पॉल्यूशन, प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण विशेष रूप से भारत के किस नगरों की एक गंभीर समस्या बन चुकी है? मेगा, सबसे बड़ा सिटी जो है, मिलियन लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वाहनों, कारखानों तथा घरों से उत्सर्जित होने वाला धुआं। वायु प्रदूषण के अतिरिक्त नगरों में और कौन से 2 गंभीर प्रदूषण मौजूद हैं? जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। क्षेपण भूमि, डंपिंग ग्राउंड्स के अभाव के कारण किस क्षेत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है? ग्रामीण, नगरीय, सीमांत, रूरल अर्बन फ्रिंज क्षेत्र का। नगरों के अधिकांश कचरे में किन खतरनाक सामग्रियों की बहुलता होती है? तो प्लास्टिक, धातु तथा पैकेज सामग्री की। नगरों का अधिकांश कचरा अंततः बिना उपचार के कहाँ विसर्जित कर दिया जाता है? नदियों में गिरा दिया जाता है या नदियों के तटों पर ढेर लगा दिया जाता है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई जैसे महानगर अपने कचरे का एक बड़ा भाग कहाँ विसर्जित करता है? सीधे समुद्र में विसर्जित करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, दिल्ली में कौन सी प्रमुख नदी एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है? यमुना नदी। यमुना मैया को गंदा कर दिया दिल्ली वालों ने। प्रदूषित जल जब दिल्ली में यमुना नदी को प्रवाहित होता है तो उसका क्या परिणाम होता है? अत्यधिक प्रदूषित जल दिल्ली में नालों में प्रवाहित होता है। प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति से नगरों में व्यापक रूप से क्या फैलता है? अनेक जल जनित संक्रामक बीमारियां। एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कब तक प्रदूषण से भारी मौतें संभावित है? वर्ष 2040 तक लोग प्रदूषण से मरेगा। वर्ष 2040 तक भारत में प्रदूषण के कारण लगभग कितनी अकाल मौत संभावना है? लगभग 9 लाख अकाल मौतें हो जाएगी। सबसे पहले दिल्ली के लोग मरेगा। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्रोतों पर कचरे का पृथक्करण न होना। नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट बहाने से किस पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति होती है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को। वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस नगरीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को गंभीर श्रेणी में लाते हैं? पार्टिकुलर मोटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ई कचरा वर्तमान में नगरों के लिए क्यों एक नई चुनौती बन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग और अनुपयुक्त निपटान के कारण। समुद्र में कचरा फेंकने से किस प्रकार के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है? समुद्री जीवों और तटीय परिस्थिति को। ग्रामीण, नगरीय सीमांत पर कचरा डंप करने से वहाँ के भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीचेट के हिसाब से भूजल अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। नगरों में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? अनियंत्रित यातायात, हॉर्न का प्रयोग और लाउड स्पीकर, औद्योगिक मशीनें। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा और यमुना के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नगरों का अनुपचारित सीवेज। नगरों का अनुपचारित सीवेज। द नेक्स्ट, अपराध में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन क्राइम। आधुनिक नगरों की शांति को भंग करने वाला मुख्य सामाजिक कारक क्या है? अपराध में निरंतर हो रही बढ़ोतरी। समाजशास्त्रियों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में अपराध का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई बेरोजगारी।
बेरोजगार युवा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं? अपहरण, हत्या, पॉकेटमारी, बलात्कार, कत्ल, चोरी तथा लूट जैसी घटनाओं की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बेरोजगारी युवा अपराधी होते हैं जो समय के साथ अभ्यस्त हो जाते हैं? गंदी बस्तियों में रहने वाले। अभ्यस्त अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर्स से क्या तात्पर्य है? वे अपराधी जो समय के साथ अपराध को ही अपना अस्थायी पेशा या आदत बना लेता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, उपभोक्तावाद भौतिक संस्कृति और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा किस प्रवृत्ति को जन्म देती है? आर्थिक और सामाजिक अपराधों की प्रवृत्ति को। समाज में व्याप्त कौन सी बड़ी विसंगति अपराध के इस खतरनाक खतरे का मुख्य कारक है? बढ़ती समाजवादी आर्थिक असमानता। क्या नगरीय अपराध केवल गरीब, वंचित तथा गंदी बस्तियों तक सीमित है? नहीं, इसमें अच्छे व समृद्ध परिवार के युवा भी शामिल हो रहे हैं। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के युवाओं के अपराध में संलिप्त होने का मुख्य सामाजिक कारण क्या है? अनियंत्रित उपभोक्तावाद, अकेलापन और नैतिक मूल्यों का ह्रास। सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक विचलन नगरों में किन कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है? शराब तथा मादक पदार्थों के सेवन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जुआ और संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध किस व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है? सामाजिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था की विफलता को। महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा वेश्यावृत्ति के पीछे कौन सा मुख्य परिवेश जिम्मेदार है? सामाजिक तनाव, आर्थिक मजबूरी एवं विकृत सांस्कृतिक वातावरण। नगरीय एवं सांस्कृतिक वातावरण में मुख्य रूप से किसकी उपेक्षा की जाती है? परंपरागत सामाजिक और नैतिक मानकों की। गंदी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव युवाओं को किस ओर धकेलता है? हताश जनित अपराधों और असामाजिक गतिविधियों की ओर। साइबर अपराध आधुनिक नगरों में किस प्रकार की संस्कृति का दुष्परिणाम है? साइबर अपराध आधुनिक नगरों में किस प्रकार की प्रकृति का दुष्परिणाम है? अत्यधिक डिजिटल निर्भरता और तकनीकी भौतिक प्रवृत्ति का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सक्रिय होता है? महानगरों और शिक्षण संस्थानों के आसपास के नगरीय क्षेत्रों में। महिलाओं की सुरक्षा हेतु नगरीय पुलिसिंग में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग और स्मार्ट सर्विलांस नेटवर्क की। तीव्र आर्थिक असमानता किस प्रकार वर्ग संघर्ष या वर्गीय अपराध को जन्म देता है? अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई सापेक्ष वंचन पैदा करता है। शहरीकरण की प्रक्रिया में पारिवारिक विघटन का अपराध पर क्या प्रभाव पड़ता है? युवाओं पर से पारिवारिक नियंत्रण समाप्त होता है जिसमें वे अपराध की ओर मुड़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी, श्वेतवसन अपराध नगरों के किस वर्ग में अधिक देखा जाता है? तो उच्च और मध्यम आर्थिक वर्ग के शिक्षित लोगों में। बिहार में तीव्र नगरीकरण के संदर्भ में पटना के समक्ष सबसे बड़ी बुनियादी परिवहन चुनौती क्या है? संकीर्ण सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम की कमी के साथ बढ़ता ट्रैफिक जाम। सतत विकास लक्ष्य SDG 11 का संबंध किस नगरीय सुधार से है? सुरक्षित, लचीले और संधारणीय शहरों और समुदायों के निर्माण से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रमुख मिशन चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य नगरों में किस संकट को दूर करना है? जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और शहरी परिवहन में सुधार करना। गंदी बस्तियों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी पात्र शहरी गरीबों को पक्का मकान और बुनियादी सुविधाएं देना। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम संचालित है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, गंदी बस्तियों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी पात्र शहरी गरीबों को पक्का मकान और बुनियादी सुविधाएं देना। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम संचालित है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए किन 4 स्तंभों पर ध्यान दिया जाता है? भौतिक, सांस्थानिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना पे। नगरीय अपराधों को रोकने में कम्युनिटी पुलिसिंग की क्या भूमिका है? यह पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाकर स्थानीय अपराधों को नियंत्रण लगाती है। अत्यधिक दोहन के कारण चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भूजल स्तर की क्या स्थिति है? भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर चुका है और कुएं सूख रहे हैं। भारतीय भूगोल के संदर्भ में मेगा सिटी और मिलियन सिटी में प्रदूषण का फैलना किस कारण भिन्न होता है? जनसंख्या के घनत्व, औद्योगिक इकाइयों की संख्या और वाहनों के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत में विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ किस प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हो रही है? शहरीकरण, नगरीकरण का।
अधिक से अधिक लोग अधिक आधुनिक जीवन जीने के लिए किस ओर अग्रसर हो रहे हैं? शहरी क्षेत्र की ओर। लोग बेहतर शिक्षा, अच्छा जीवन और अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए कहाँ पलायन करना चाहते हैं? शहर में। शहरीकरण के सकारात्मक नतीजे के साथ साथ किन पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है? इनके नकारात्मक नतीजों पर भी। सकारात्मक सरकार द्वारा गांव में किस प्रकार की विकास के माध्यम से शहरीकरण की समस्या का निदान करने का प्रयास किया जा रहा है? आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास द्वारा। शहरीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं दो प्रमुख योजनाओं का नाम बताइए जो स्मार्ट विकास से संबंधित है? स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन। स्मार्ट सिटी एंड अमृत मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शहरीकरण के तहत कौन सा राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी। शहर में विरासत वाले शहरों के कायाकल्प और विकास के लिए किस योजना का संचालन किया जा रहा है? हृदय योजना का। हृदय योजना का। शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था जिसका जिक्र है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना शहरीकरण में सहायक प्रयासों में शामिल है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत से अधिक आबादी अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 54% से अधिक आबादी। वैश्विक स्तर पर कुल शहरी आबादी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की योगदान करती है? 80%। विश्व की कुल शहरी आबादी दुनिया की कितने वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है? 2/3 वैश्विक ऊर्जा का। 2/3 2/3 विश्व की कुल शहरी आबादी जितना भी लोग शहर में रहता है वो दुनिया का इस वर्ल्ड का कितना वैश्विक ऊर्जा का उपयोग करता है? तो 2/3 ऊर्जा वही यूज कर, मतलब 4 कोना में से 2/3 मतलब 3 पार्ट वही यूज कर लेता है। शहरीकरण के कारण आर्थिक रूप से किस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है? आर्थिक गतिविधियों को। शहरीकरण और शिक्षा के विकास के कारण भारत में किस पुराने सामाजिक कुप्रथा या व्यवस्था का ढांचे ध्वस्त हो रहे हैं? जाति प्रथा जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी जीवन में किस स्तर में व्यापक सुधार देखा गया है? साक्षरता और शिक्षा का उच्च स्तर। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता का मानव जीवन पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है? लंबी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। शहरों में सामाजिक सेवाओं के साथ साथ किन सेवाओं तक आम नागरिकों की अधिक पहुंच सुनिश्चित होती है? सांस्कृतिक व राजनीतिक भागीदारी की सेवाओं तक। शहरीकरण की प्रक्रिया ने समाज के किस वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव किया है? महिलाओं की परिस्थितियों में। महिलाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहाँ अधिक बेहतर और स्वतंत्र मानी जाती है? शहरी क्षेत्रों में। अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज और शहरी सुधार सुनिश्चित करना। हृदय योजना का पूरा नाम क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑर्गमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना। विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य इंजन किसे माना गया? शहरी क्षेत्र, नगरीय केंद्रों को। नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आने का मुख्य आर्थिक कारण क्या है? नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आने का मुख्य आर्थिक कारण क्या है? औद्योगिकरण और गैर कृषि कार्यों में रोजगार के अवसरों का सृजन। जातिगत भेदभाव को कम करने में शहरीकरण की क्या भूमिका है? शहरों में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और व्यावसायिक प्रकृति पारंपरिक जातिगत प्रबंधों को कमजोर करता है। विकासशील देशों में सतत शहरीकरण के लिए किन दो तत्वों का संतुलन आवश्यक है? आर्थिक विकास और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों का प्रबंधन। शहरों में महिलाओं की उच्च राजनीतिक भागीदारी का क्या कारण हो सकता है? उच्च साक्षरता दर, जागरूकता और सामाजिक प्रबंधों से मुक्ति। विकास नीतियों के तहत गांव में बुनियादी ढांचों का विकास क्यों जरूरी है? ताकि शहरों पर आबादी के अत्यधिक दबाव को कम किया जा सके। वैश्विक ऊर्जा खपत में शहरों की 2/3 हिस्सेदारी क्या संकेत देती है? या शहरों में उच्च औद्योगिक गतिविधियों और आधुनिक जीवन स्तर के सघन ऊर्जा उपयोग को दर्शाती है?